हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 में अगला लेक्चर लेकर आ चुका हूँ। और आज की इस लेक्चर में प्यारे बच्चों जो अधिशोषण होता है ठोस पर, तो गैस को यदि हम ठोस पर अधिशोषण कराते हैं तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए टॉपिक आपका क्या है, ठोसों द्वारा गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब ठोसों द्वारा गैस का अधिशोषण किया जाता है। जैसे आपके पास कोई ठोस है, जैसे आपके पास मान लीजिए प्लेटिनम की पत्ती है, निकल की पत्ती है ना, प्लेटिनम, और इस ठोस पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो रहा है, तो ये इसके सतह पर आकर के जमा हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले हमने आपको जो भी कराया था वो शायद आप लोगों ने देखा होगा। भाई साहब चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने कराया था आपको अधिशोषण। अधिशोषण किसे कहते हैं बच्चा लोग, आपको पता होगा तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिख दो, है ना। चलो, अधिशोषण की परिभाषा मैं बता देता हूं। जैसे किसी भी ठोस या द्रव के सतह पर अन्य पदार्थों को आकर्षित कर जमा कर लेना या क्या हो जाना, सतह पर स्थिर हो जाना, यह कहलाता है अधिशोषण। यानी किसी ठोस या द्रव द्वारा अन्य पदार्थों को सतह पर क्या करना, जमा कर लेना, क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। केवल सतह पर, यानी पृष्ठ के ऊपरी वाले सिरे पर, यानी भाग पर, अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक चाक ले लो और उसको कलर में डुबा दो, तो जब आप चाक को कलर में डुबाएंगे तो चाक की बाहरी सतह पर कलर हो जाता है, लेकिन अंदर का जो भाग है वो बिल्कुल सफेद रहता है। तो भाई साहब किसी ठोस या द्रव द्वारा अन्य पदार्थों को आकर्षित कर अपने सतह पर बनाए रखने की जो घटना है अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषण में दो चीज होती है। जैसे हमने कहा ये गैस है, ये गैस है जिसका अधिशोषण हुआ है, तो इस गैस को हम बोलेंगे अधिशोष। क्या बोलेंगे? अधिशोष। ठीक है। और प्यारे बच्चों जिस पर अधिशोषण होता है, यानी जिस पर जमा होता है, उसे बोलते हैं अधिशोषक। क्या बोलते हैं? अधिशोषक। ठीक है। अब ये अधिशोषक के सतह पर जमा हो रहा है, और अधिशोष आपका क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। और जो आपका अधिशोषक ये आपका ठोस है। तब प्यारे बच्चों ये अधिशोष गैस है और अधिशोषक ठोस है, तो गैस का ठोस पर अधिशोषण हो रहा है। तब इस गैस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कुल मिलाकर अधिशोषण की क्रिया में गैस पर कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। यानी किस किस का माध्यम उस पर डिपेंड कर रहा है, कैसे कैसे ये किन किन निर्भरताओं पर ये निर्भर कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिशोष की प्रकृति, यानी अधिशोषण की क्रिया हो रही है गैस का ठोस पर। गैस का ठोस पर, गैस आ रहा है, ठोस पर जमा हो रहा है, गैस आ रहा है, ठोस पर। क्लियर होना चाहिए कि गैस का अधिशोषण हो रहा, मतलब अधिशोष गैस है, ठोस पर अधिशोषण हो रहा है। सतह पर किसके जम रहा है? ठोस के सतह पर जम रहा है, तो ठोस आपका अधिशोषक है। तो गैस आ रहा है, ठोस के सतह पर जम रहा है, तो गैस आपका अधिशोष, ठोस आपका अधिशोषक। तो भैया ये जो गैस है, ये जो अधिशोषण क्रिया कर रहा है, यानी अधिशोषक की सतह पर जमा हो रहा है, तो उसकी प्रकृति कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, हेडिंग लगाओ आप लोग अधिशोष की प्रकृति पर, यानी ये जो गैस है ठोस के सतह पर, इसकी प्रकृति कैसी है समझने की कोशिश करो। जैसे किसी सतह पर कोई मान लीजिए गैस आ रहा है, ठीक है, यदि वो आसानी से द्रवित हो जा रहा है तो उसके सतह पर आसानी से वो जम सकता है। नहीं तो गैस है ऊपर ऊपर ही चला जाएगा, कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या होगा, उसका अधिशोषण होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई गैस है वो ठोस के सतह पर आ रहा संपर्क में, और यदि वो द्रवित मात्रा में यदि उसकी सतह पर आ रहा है तो फिर उसका अधिशोषण ज्यादा होगा। यदि वही जो आपका गैस है वो द्रवित मात्रा में नहीं है, यानी द्रवित अवस्था में नहीं है, वो गैसीय अवस्था में है, तो उसका अधिशोषण कम होता है। तो लिखोगे कैसे आप लोग कि जैसे आपने हेडिंग क्या लगाया, ठोसों द्वारा गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें आप लोग हेडिंग लगाए अधिशोष की प्रकृति। तो आप लोग लिखोगे कि गैसों का ठोस पर अधिशोषण अधिशोष की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यदि गैस जितना आसानी से द्रवित हो जाता है उसका अधिशोषण उतना अधिक होता है, और जो आसानी से द्रवित नहीं होता उसका अधिशोषण उतना ही कम होता है। थोड़ा समझोगे? बिल्कुल, आप चिंता नहीं करो। मैंने क्या कहा, यदि कोई गैस है आसानी से द्रवित हो रहा है, ठीक है, ये जो गैस है आसानी से द्रवित हो रहा है,
कैसे, द्रवित यानी द्रव अवस्था में बदल रहा है, तो उसका जो अधिशोषण होगा, अधिशोषण अधिक होगा, अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा बच्चा लोग, ओके। और जो कम मात्रा में द्रवित हो रहा है, कम मात्रा में, जैसे कम मात्रा की बात करूं तो H2 है, N2 है, O2 है, ये ऐसे गैस हैं जो कम मात्रा में द्रवित होते हैं। और जब ये कम मात्रा में द्रवित होते हैं बच्चा लोग, तो इन पर जो अधिशोषण की क्रिया भी कम होती है। इसके अलावा यदि जो अधिक मात्रा में द्रवित होते हैं तो उसमें से, जैसे जो अधिक मात्रा में द्रवित हो, जैसे अमोनिया है, NH3 हो गया, HCl हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनका जो अधिशोषण अधिक होगा और इनका अधिशोषण कम होगा। ऑब्जेक्टिव दे दिया, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अधिशोषण किस गैस के द्वारा होगा। पहला ऑप्शन दे दिया आपका H2, दूसरा आपका दे दिया N2, तीसरा आपका दे दिया O2 और चौथा आपका दे दिया NH3। तो आप कहोगे कि जो NH3 है इस पर अधिशोषण की क्रिया अधिक होती है, तो अधिशोषण की क्रिया अधिक किस पर होती है, आपका NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, क्योंकि जो गैस जितना आसानी से द्रवित होगा उसका अधिशोषण उतना अधिक होगा, और जो द्रवित ही नहीं हो रहा है, H2, N2, O2 आसानी से द्रवित हो ही नहीं रहे हैं, तो इसका अधिशोषण कम होगा। तो हमने क्या कहा, अधिशोष की प्रकृति, यहां अधिशोष क्या है, गैस है, जो आकर के जम रहा वो गैस है, गैस की प्रकृति कैसी होती है उस पर डिपेंड करता है अधिशोषण। तो भाई साहब यदि गैस आसानी से द्रवित हो रहा है, द्रवित आसानी से हुआ तो सतह पर आसानी से चिपक गया और आसानी से भाई अधिशोषण की क्रिया कर लिया, लेकिन वहीं पे जो द्रवित नहीं हो रहा है आसानी से उसके सतह पर जमा नहीं हो पाता, इसलिए इस पर अधिशोषण की क्रिया कम होती है। इसलिए तो कहा गया अधिशोष की प्रकृति पर निर्भर करती है। गैसों का किसी ठोस पर अधिशोषण अधिशोष की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि बच्चा लोग समझो किसी गैस का द्रवण क्षमता आसानी से हो जाता, मतलब आसानी से कोई गैस द्रवित हो रहा है तो उसका अधिशोषण अधिक होगा। यदि वहीं पे यदि गैस आसानी से द्रवित नहीं होता, जैसे N2, H2O2, तो इनका अधिशोषण कम होता है। चीजें क्लियर हो गई। आगे देखो, अब एक चीज और मैं बताता हूं, जैसे किसी गैस का क्रांतिक ताप अधिक है, क्रांतिक ताप अधिक है, तो वो उतना ही अधिक क्या होगा, अधिशोषित होगा किसी सतह पर, और यदि क्रांतिक ताप कम है तो वो कम अधिशोषित होगा। क्रांतिक ताप है क्या, ये भी चीज तो समझना जरूरी कि सर क्रांतिक ताप क्या है। देखो, क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर उसे द्रवित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप, तो क्रांतिक ताप वह ताप है, लिख लो जरा, क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। मैं क्या कह रहा हूं, क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप हो जाए तो गैस को हम द्रवित नहीं कर सकते। मान लीजिए कोशिश कर रहे हैं, तापमान कम, कोई भी गैस द्रव अवस्था में कब बदलेगा, जब उसके तापमान में कमी लाएंगे। जैसे अमोनिया है, सोच लो, है ना, अमोनिया और H2 है, तो ये भाई साहब यदि इसका तापमान कितना हो जाए, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये द्रवित हो रहा है, 30 डिग्री होगा ही नहीं, इतना भी कहाँ होगा भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो 15 डिग्री सेल्सियस, तो जो H2 है भाई साहब इसको और कम करना पड़ेगा, आसानी से हो नहीं रहा, इसको मैं कह देता हूं, मान लो XYZ, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्रांतिक ताप किसका अधिक है, NH3 का, क्योंकि भाई साहब इसमें जो हमारा टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस है, ये 15 डिग्री सेल्सियस पर ही द्रवित हो जा रहा है, लेकिन इसको और तापमान कम करना पड़ता है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस ताप है। तो क्रांतिक ताप जिसका अधिक हो रहा है, क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप यदि हो जाए तो फिर भाई इससे यदि 16 डिग्री सेल्सियस हो तो फिर ये द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा। तो एक चीज और याद रखिए आप लोग कि जिस भी अधिशोष की बात कर रहे हैं गैस में, यदि उसका क्रांतिक ताप अधिक है तो अधिशोषण अधिक होगा, यदि क्रांतिक ताप कम है तो अधिशोषण कम होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से कैसे बन सकता है कि किसी भी गैस का अधिशोषण क्रांतिक ताप के समानुपाती होता है, क्रांतिक ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रांतिक ताप पर निर्भर नहीं करता, या इनमें से कोई नहीं। अब बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिले, मिल सकते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कहां से बनते हैं, तो भाई साहब बीच से ही बनता है, अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि बच्चा लोग जो मैं बता रहा हूं तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से समझो। ओके, चलिए
आपको पहला नंबर समझ में आ गया होगा। मैं विधिवत आपको समझा रहा हूं, आपको इसको लिखना है अपने भाषा में। भाई साहब नोट से दे लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है, पूरा नोट्स में प्रोवाइड करता हूं। अब यहाँ पर ये जो थ्योरी है यार, इसको पूरा मैं लिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं अधिशोषक की प्रकृति पर। तो मैं यहाँ पे ठोस ले लिया, इसकी प्रकृति कैसी है इस पर भी डिपेंड करेगा। ठोस पर गैस आकर जमा हो रहा है, गैस आ रहा है, इसके सतह पर जमा हो रहा है, अधिशोषण की क्रिया हो रही है। अब इस ठोस के प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, ठोस की प्रकृति। और प्यारे बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना है, कितना है क्षेत्रफल। देखना, जैसे मैं एक प्लेन सतह ले लेता हूं और इसी के जगह एक प्लेन सतह को कटा फटा बना देता हूं ऐसा, तो ये ऐसा कटा फटा सतह है, समझ रहे हैं, ऐसा कटा फटा सतह। तो अब बताओ इसका जो क्षेत्रफल है, केवल एक प्लेन है इतना, लेकिन इसके क्षेत्रफल की बात करूं, देखो अंदर गया बाहर गया, तो इसके क्षेत्रफल में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब देखो जिस पर क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, जिस पर क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उस पर अधिशोषण उतना ही अधिक होगी, क्योंकि भाई अधिशोषण होने के लिए उसको सतह ज्यादा मिल रहा है ना, समझ रहे हो। कोशिश करो समझने की यहाँ पर कि भाई साहब जैसे आपके पास ज्यादा कुर्सियां खाली तो ज्यादा व्यक्ति बैठेंगे, कम कुर्सियां तो कम व्यक्ति बैठेंगे। यहीं पे यदि हम बात करें जो ठोस का सतह है इसमें जो स्थान है कम है, लेकिन इसी को हम कह दें कि छोटे छोटे यहाँ पे छिद्र कर दो, ऐसा ये लो कटान कर दो। अब देखो जरा, यहाँ भी गैस अधिशोषित हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह, तो इसको क्षेत्रफल ज्यादा मिल गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने से, है ना, जैसे हमने कहा ठोस पर अधिशोषण होता है, तो अधिशोषक का यदि क्षेत्रफल अधिक है तो वहां पर अधिशोषण अधिक होगा। इसका एग्जांपल समझने के लिए हम आपको यदि कह दें कि भाई साहब हमारे पास चूर्ण है ना, चूर्ण है, किसी ठोस का चूर्ण है, तो चूर्ण पर सबसे ज्यादा अधिशोषण होगी, याद रखिए। चूर्ण पाउडर है यदि, तो पाउडर में सबसे ज्यादा अधिशोषण होगी। इसलिए तो कहते हैं चिकने सतह की अपेक्षा, चिकने सतह के अपेक्षा खुरदुरे सतह पर, है ना, या गड्ढों पर ठोस के, या कि मान लीजिए किसी भी ठोस के पाउडर पर अधिशोषण की क्रिया अधिक होती है। चीजें क्लियर है तो समझ गए होगे। अधिशोष की प्रकृति आपने समझा कि भाई गैस जो जितना आसानी से द्रवित होगा उतना ही उसका अधिक अधिशोषण होगा। अब वहां पर जब गैस अधिशोषण हो ही रहा है तो अधिशोषक पर भी निर्भर करता है कि हम जाने वाले तो जा रहे हैं, एक्सेप्ट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सही बात है कि नहीं भाई। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पता चले वो मना कर दे या छड़ी उठाए तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए बच्चा लोग दोनों पर डिपेंड करता है कि आप किसी से दोस्ती करने जा रहे हो तो आपकी प्रकृति कैसी है वो आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन ध्यान रहे कि जिससे आप हाथ फैला रहे हो, दोस्ती के लिए हाथ मांग रहे हो, तो उसका भी कैसा कैरेक्टर है उस पर डिपेंड करेगा। पता चला ऑलरेडी उसके 50 दोस्त हैं, फिर आप जैसे लोगों की दोस्ती की आवश्यकता ना हो। इसलिए तो कहते हैं कि ये ठोस है, यहाँ पर गैस का अधिशोषण होता है। गैस की प्रकृति पहले हमने देख ही लिया कि यदि वो आसानी से द्रवित होता है, आसानी से द्रवित होता है तो उस पर अधिशोषण ज्यादा होगा, कम द्रवित होता है तो अधिशोषण कम होगा। क्रांतिक ताप है तो अधिक अधिशोषण होगा, क्रांतिक ताप कम है तो कम अधिशोषण होगा। वहीं पे हम बात कर लेते हैं अधिशोषक की प्रकृति पर कि लेने वाला भी देखो कैसा है, उसके पास क्षेत्रफल ज्यादा है तो लेने की कोशिश करेगा। पता चला शादी बारात हो रहा है, एरिया में 50 लोग बैठने का जगह है, और भैया आप भी बोलो हम भी निमंत्रण खाने आएंगे, बोल देगा भैया अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो जिसके पास जितना अधिक एरिया होगा, जैसे हमारे पास ठोस की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई ठोस है उसकी एरिया ज्यादा है तो वही कटा फटा जगह है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सिंपल है, आप लोग एग्जांपल के रूप में समझ लो, कोई भी ईंटा ले लो, उसको जितने भागों में तोड़ोगे उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक हो जाएगा। उसको चूर्ण के रूप में बना दो, उसका क्षेत्रफल और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए तो कहते हैं किसी भी ठोस के यदि हम पाउडर लेंगे तो उस पर अधिशोषण की क्रिया सबसे ज्यादा होगी, उस पर अधिशोषण की क्रिया सबसे ज्यादा होगी। बच्चा लोग चीजें क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दाब का प्रभाव। दाब क्या है भाई साहब? एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल। क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। जैसे गैस है, गैस पर यदि हम दाब लगाएंगे, ऊपर से दाब लगाओ तो ये गैस उतना ही अधिक मात्रा में जाकर चिपकने की कोशिश करेगा। अब जैसे आपके ऊपर एक दाब लगता है अपने घर के, है ना, वरिष्ठ लोगों का, अपने माता पिता का, आपके घर में आपके बड़े भाई बहन होंगे, उनका एक प्रेशर लगता है, दाब लगता है आपके ऊपर कि बच्चा पढ़, नहीं हम आगामी समय में आपको पढ़ाने वाले नहीं है, यदि अच्छा रिजल्ट नहीं आया फिर हम आपको अब शहर भेजने वाले नहीं है। जो गाँव में पढ़ता बच्चा समझता है। हमारे ऊपर भी एक प्रेशर है। विद्यालय में गए, बोले भाई साहब डेली विद्यालय आना है, अंता आपकी टीसी काट दी जाएगी, आपके रिजल्ट में रेड
मार्क लग जाएगा तो आपके अंदर एक प्रेशर है, और जब प्रेशर होता है तो काम भी ज्यादा होता है। सबसे अच्छा प्रेशर तो होता है भाई साहब टेस्ट की। यदि बोल दे सर बोले कि बेटा कल टेस्ट है, तो बच्चों के मन में एक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। खेलना, घूमना, भागना, फोन में बात करना, व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक वीडियोज सब बंद हो जाता है, कॉपी खोलकर पढ़ने लग जाते हो। अरे सबसे अच्छा तो और भाई एग्जाम का टाइम आ गया, कल एग्जाम है, कल पढ़ना है हमको, तो बेहतर रूप से प्रेशर होता है और बहुत मेहनत करते हो। उसी प्रकार से यदि हम बात करें कि किसी गैस पर यदि हम दाब ज्यादा लगा दें उसका अधिशोषण अधिक होगा। हाँ, एक क्रांतिक ताप फिक्स होना चाहिए। क्रांतिक ताप भाई साहब ध्यान रखो, क्रांतिक ताप से यदि उसका तापमान अधिक है तो दाब कितना भी बढ़ा दो उस पर अधिशोषण की क्रिया नहीं होगी। समझ रहे हैं, क्रांतिक ताप पर भी निर्भर करता है। दाब ही दाब मत कह देना कि सर आप दाब बताए थे और क्रांतिक ताप कुछ ऐसा दे दिया, तो फिर दिक्कत हो जाती है। समझ रहे हैं। तो यदि हम बोले कि किसी भी गैस पर यदि दाब ज्यादा लगाया जाए तो दाब लगाने से पहले बच्चों क्या होता है कि दाब वृद्धि करने से गैस का ठोस पर अधिशोषण की मात्रा जो है बढ़ जाती है, यानी काफी तीव्र हो जाती है। वैसे भी हम बोल रहे हैं, आप यदि नॉर्मल पढ़ रहे हो, आज कल एग्जाम का घोषणा हो जाए कि 5 दिन बाद क्वार्टरली एग्जाम है, आपके मन में आ जाएगा 5 दिन बाद क्वार्टरली एग्जाम, अब भैया पढ़ना चाहिए, तो आपकी जो रिएक्टिविटी है, जो आपकी भैया क्रियाशीलता है, पढ़ने के प्रति जो लगाव है वो बढ़ जाएगा और आप तेजी से पढ़ना शुरू कर देंगे। उसी प्रकार से बच्चा लोग किसी गैस का यदि ठोस पर अधिशोषण की क्रिया उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। दाब जितना अधिक लगेगा गैस का अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। चीजें क्लियर है, समझ गए होगे, उम्मीद करता हूं। लास्ट पॉइंट आता है ताप का प्रभाव। ताप बढ़ा दें तो बताओ जरा, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हम किसी चीज को गर्म कर दें तो खलबली मच जाती है। आप नीचे से गर्मी का एहसास करो, उठ के भाग जाओगे। पैर में यदि जूते नहीं है, पैर में यदि स्लीपर नहीं है, और यदि गर्मी के सीजन में रोड पर आपको चला दिया जाए, रेत पर चला दिया जाए, बोले बेटा यहां से वहां तक जाना है, तो कोशिश यही करोगे कि दौड़ कर जाएं, अन्यथा हमारा पैर जल जाएगा। इसी प्रकार भाई साहब ये जो गैस के अणु है जैसे ही गर्म होते हैं तो दूर जाने की कोशिश करते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट में भी आपको दिखाया था कि जैसे ही गैस के अणु गर्म होते हैं तो हल्के हो जाते हैं और ऊपर की ओर चलने के लिए कोशिश करते हैं। अब यहां पर ये गैस के अणु हैं, यहां पर गैस के अणु है, सतह पर जाकर के जमने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन पर क्या बढ़ गया, तापमान बढ़ा दी, और तापमान बढ़ा दी तो ये हल्के हुए तो नीचे ना जाकर के ऊपर जाने की कोशिश करने लग जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ताप बढ़ाओगे तो विचलन होगी, गैस के अणु इसके साथ न जाकर के बाहर की ओर चलने लग जाएंगे। कहेंगे भैया इससे अच्छा तो हम सिंगल ही ठीक है, दोस्ती करने का कोई झाफा नहीं है, वहां तो जाओ तो और सेक रहा है अंदर से। तो भाई साहब यदि ताप बढ़ाओगे तो उनकी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से दाब कम हो जाता है, और दाब कम हो गया तो भाई अधिशोषण की क्रिया तो कम होनी है, क्योंकि हमने आपको बताया कि दाब बढ़ाओ तो अधिशोषण बढ़ेगा। अच्छा आप तो बोल रहे सर ताप बढ़ा दो तो आयतन बढ़ गया तो दाब में कमी होगी। सिंपल है, आयतन कम होगा तो दाब ज्यादा होगी। दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रम है। दाब लगाओगे तो आयतन कम होगी, दाब ज्यादा करोगे तो आयतन में कमी आएगी, दाब कम करोगे तो आयतन में वृद्धि होगी। चीजें क्लियर, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो भाई साहब अधिशोषण जो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आप लोगों ने ताप का भी प्रभाव सीख लिया कि किसी भी गैस में यदि तापमान की वृद्धि हो जाती है तो गैस का ठोस में जो अधिशोषण है वो कम हो जाता है। आज तो छोटा ही टॉपिक लेकर आया था, तो यहीं पे समाप्त हो रहा है, लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।